व्हाट्सअप गाइज, वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 का सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हमने जो पहला वाला वीडियो देखा, कवर किया था, उसके अंदर जो आखिरी टॉपिक था दैट वाज अबाउट माइनॉरिटीज़। अब हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाएंगे जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक डिस्कशन आज के क्लास में करने वाले हैं अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोविजंस भी क्रिएट करके रखे हैं जो इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करे, और उसी के बारे में आज के सेशन में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। नाउ आई वुड रिकमेंड अभी से प्लीज़ एक नोटबुक और एक पेन लेके साथ में बैठ जाइए। आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास रखिए। काफ़ी हैवी लेक्चर होने वाला है। हैवी इन द सेंस यहाँ पे समझने वाली चीज़ें भी हैं और रट्टा मारने वाली चीज़ें भी हैं। सो यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स, एंड प्लीज़ नोट इट डाउन इन द सीक्वेंस इन विच आई हैव गिवन, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ मच सिंपलर वे। जस्ट टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, हम लोग किस तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है, विच इज़ द एजेंडा फॉर द सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होते कौन लोग हैं, कौन स्पेसिफाई करता है, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके अलावा वी आर गोइंग टू लुक एट अ फ्यू जनरल प्रोविजंस जो हर किसी को अप्लाई होते हैं, हर माइनॉरिटी को, ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट, ना सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स, बट हर एक इंसान को कुछ जनरल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं जो इक्वालिटी की तरफ झुके हुए हैं। हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस है, वो जनरल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी के लोगों के लिए कवर होता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, राइट। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से क्या है प्रोविजंस, एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या लेजिस्लेटिव जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हमने बना के रखे हुए हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये शब्द हम लोगों ने सुना है और हम लोग इनको माइनॉरिटीज़ के साथ एसोशिएट करते हैं। इनको हम लोग हमेशा रिजर्वेशन देते हैं, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना ये दोनों टर्म्स का कोई स्पेसिफिक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो अब अगर हम लोगों को इनको डिफाइन करना है तो करेंगे कैसे, राइट, वो हमें देखना पड़ेगा। अब बेसिकली इन लोगों को रिकग्निशन दिया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। अब सिंपल बात है कि जब प्रेसिडेंट बोलेगा कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लोगों को आप शेड्यूल ट्राइब बोल दो, ये कैटेगरी ऑफ लोगों को आप शेड्यूल कास्ट बोल दो, तब जाके उन लोगों का रिकग्निशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आ जाएगा। अब प्रेसिडेंट को ये पावर किसने दिया? प्रेसिडेंट को ये पावर दिया है आर्टिकल 341 और 342 ने। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342, there has been a provision in the constitution which provides recognition to these two categories of minority, right। तो अगर हमें किसी को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करना है तो किसी को डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रोविजन तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आर्टिकल 341, और वही प्रोविजन शेड्यूल ट्राइब के लिए 342 में दिया गया है। अब ये प्रेसिडेंट क्या ऐसे पूरे दुनिया में, हमारे पूरे इंडिया के अंदर घूमते हैं और फिर पता करते हैं कि भाई कौन शेड्यूल कास्ट है, किसको गरज है, किसको शेड्यूल ट्राइब में क्लासीफाई करना चाहिए? नहीं। अब हमारे स्टेट लेवल के ऊपर पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किसको होता है? गवर्नर को होता है। तो हमारे स्टेट लेवल पे जो गवर्नर्स हैं वो एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को कि देखिए प्रेसिडेंट साहब, हमारे एरिया में, हमारे स्टेट के अंदर इन कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो लोग थोड़े से पीछे रह गए डेवलपमेंटल प्रोसेस में, जिन लोगों को सोशल इनजस्टिस का वो एक विक्टिम बन चुके हैं, तो इनको स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इन लोगों को आर्टिकल 341 और 342 में क्लासीफाई कर दो ताकि इन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। सो गवर्नर ऑफ द स्टेट विल एडवाइज द प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर ताकि वो कैटेगरी ऑफ लोग, वो ग्रुप ऑफ लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में स्पेसिफाई हो सके। अब शेड्यूल कास्ट है कौन? शेड्यूल कास्ट वो विक्टिम्स हैं बेचारे जो कास्ट स्ट्रक्चर में, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वर्णा सिस्टम कास्ट का, उसके अंदर जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, सोशल इनजस्टिस होता है, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट में कवर किया जाएगा। स्पेसिफिकली दलित अगर बात कर लूँ मैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वैसे लोग हैं जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल एरियाज़ में रहते हैं, डीपली फॉरेस्टेड एरियाज़ में, डीपली या फिर वेरी हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनस रीजन्स में रहते हैं। तो इन लोगों के यहाँ तक अभी भी यू में से
जो सुख सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़, वो इन तक पहुंचती नहीं है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन लोगों का सोशल एंड कल्चरल लाइफ बिल्कुल ही अलग है बाकी इंडिया के कंपैरिजन में। और बिकॉज इन लोगों के पास पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग के पास वो सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, राइट। तो ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इन लोगों को हमें प्रोटेक्शन देना है ताकि इनका प्रोग्रेस हो सके। अब प्रोग्रेस इनका कौन से एस्पेक्ट में होना है वो हमको देखते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात, हम लोगों को इनको इक्वल पोजीशन सोसाइटी में देनी है। अभी तक हम लोग इन लोगों के साथ भेदभाव करते आ रहे थे, राइट। तो अगर हम लोगों ने इनका सोशल प्रोग्रेस देखा, सोसाइटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, तब जाके ये अपनी एक आइडेंटिटी देख पाएंगे। एक बार किसी इंसान को आइडेंटिटी मिल गई खुद की, सोशल रिकग्निशन मिला, पॉलिटिकल रिकग्निशन मिला, तब जाके वो अपने आप को एडुकेशन लेके एम्पावर करेगा। तो उन्हें मौका दो कि वो बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर सके। ये लोग ऑलरेडी बाकी लोगों के कंपैरिजन में पीछे हैं, तो इनका एजुकेशनल प्रोग्रेस करवाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको एजुकेशनल प्रोग्रेस दो, और जब एक बार एजुकेशनल प्रोग्रेस हो गया तो साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी ये लोग अपने आप ले आएंगे, ठीक है। तो सोशल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये सारे के सारे प्रोग्रेस हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग जो अभी तक बैकवर्ड रहे, ये लोग जो अभी तक पीछे रहे, इन लोगों के पास भी ये प्रोग्रेस का एक हिस्सा बन सके। नाउ अब हम लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर देर आर अ फ्यू जनरल प्रोविजंस फॉर इक्वालिटी विच हैव बीन गिवन। स्पेसिफिकली वो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 के बारे में बात कर रहे हैं। अब आर्टिकल 15 में लिखा है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, पब्लिक यूज़ के एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह आर्टिकल 15 में लिखा है। इनफैक्ट इसके ऊपर आयुष्मान खुराना की एक बहुत बढ़िया मूवी भी बनी है, राइट। तो ये कहता क्या है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज एफिलिएशंस एट्सेट्रा। आप अगर इंडियन हो और इंडिया के अंदर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, तो उस पब्लिक प्लेस में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज़ वॉट आर्टिकल 15 टेल्स यू अबाउट, राइट। एट द सेम टाइम जब मैं आर्टिकल 29 की बात करता हूँ, तो आर्टिकल 29 आपको हक देता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करते हो, अगर आप एक स्पेसिफिक ट्राइब को बिलोंग करते हो, आपकी कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी बाकी लोगों से अलग है, और उसके वजह से आपको आप एक्सप्लॉइट किए जा रहे हो, आपको यू में से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। आपके पास हक है कि आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखो, आप अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करो, आप अपने स्क्रिप्चर्स को प्रिजर्व करो। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी, आप ऑलरेडी माइनॉरिटी में हो, आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अगर आपने अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट की इज्जत नहीं की, अगर उस चीज़ को आपने प्रोटेक्ट या प्रिजर्व नहीं किया, तो आगे वाले जनरेशन को आपके कल्चर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। So, Article 29 allows you to preserve your cultural identity, to preserve your religious identity. अब अगर आप अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हो और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है। तो आर्टिकल 29 ये भी कहता है कि अगर आपको किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मीनिंग क्या, गवर्नमेंट द्वारा पैसे दिया गया है, जो गवर्नमेंट ग्रांट के बेसिस पे चलता है, गवर्नमेंट के पैसे से अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलता है और वहाँ पे आपको एडमिशन डिनाई किया जा रहा है, आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा, आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करते हो, तो ये गलत चीज़ है, राइट। तो ये आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 का मुद्दा था, जो क्लियरली स्पेसिफाई क्या करते हैं कि हमें हर एक के साथ इक्वल व्यवहार करना है, ठीक है। आई होप ये जो 2 पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हम लोग आगे देखते हैं, तो ये तो जनरल पॉइंट्स थे। अब आगे हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजंस देख रहे हैं जो SC एंड ST के लिए, शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। अब देखते हैं ये एजेंडा। बेसिकली जो भी प्रोविजंस है ना, उनका एक सिंपल एजेंडा है। द एजेंडा इज़ कि हमें सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है, और इन लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर मिलना चाहिए। अब इस चीज़ को एनेबल करने के लिए हम लोगों ने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज विलेज लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए, काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस बनाए। अब आपके टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग पॉइंट्स की तरह दिया हुआ है, बट आप इस तरीके से याद करोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब नेशनल लेवल पे क्या किया है देखते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स हैं, 330, 332 एंड 334, जिसके अंडर SC ST के जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग होने वाले जो लोग हैं उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का हक मिलता है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनते हैं। जब लॉज बनेंगे हमारे कंट्री के अंदर, जब बिल्स पास होंगे, तब अगर आपके कम्युनिटी को बिलोंग करता हुआ कोई पर्सन वहाँ पे मंजूरी देगा तो आपके इंटरेस्ट को भी समझा जाएगा। So if you want your interest to be protected, your interest should be protected right from the point जब laws बन रहे हैं, जब legislations create हो रहे हैं। तो legislations जब बन रहे हैं उस वक्त अगर आपको reservation दे के आपको उस टेबल पे एक सीट दी जाए तो आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बात लोग कंसिडर करेंगे। तो जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स बनते हैं आगे जाके उसमें आप भी एक हिस्सा बनोगे, आप भी एक बेनिफिशियरी बनोगे, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट आइडिया। सेकेंड, हम लोगों ने एक नेशनल कमीशन क्रिएट किया है, उसका नाम हमें यहाँ पे नहीं बताया गया, बट स्टेट लेवल पे एज वेल एज नेशनल लेवल पे कमीशंस क्रिएट किए गए जो लोग स्पेसिफिक स्कीम्स बनाते हैं SC और ST के लिए, जिसके थ्रू उनका सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो पहला पॉइंट तो हमने लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन दे दिया। सेकेंड पॉइंट, हमने एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी जो स्पेसिफिकली टारगेट करती है SC ST को और उनके लिए स्पेसिफिकली स्कीम्स बनाती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। लास्टली, गवर्नमेंट जो है वो 5 ईयर प्लान प्रोग्राम्स बनाती है। इन 5 ईयर प्लान प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं जहाँ पे SC ST को हम एम्पावर कर सकें। अब उनको एम्पावर करना मतलब क्या? सो वी हैव टू प्रोवाइड देम स्कॉलरशिप्स, उन लोगों को काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस देने सो दैट वो लोग बाकी कंपटीशन के बराबर आ सके। अब अगर उनको बाकी कंपटीशन के बराबर आना है मतलब उनको अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन देना पड़ेगा कम दामों पे, क्योंकि ये लोग बेचारे बैकवर्ड है, राइट। तो वो गवर्नमेंट इंश्योर करता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल स्कूल्स या फिर आश्रमशाला सेटअप की है जहाँ पे द बेसिक लॉजिक इज़ जो लोग एजुकेशन के रिलेटेड थोड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उन ब्राइट स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने स्कूल लेवल पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उससे आगे अगर कुछ नॉलेज लेना है, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका जो पोटेंशियल है वो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको इस तरीके के रेसिडेंशियल स्कूल्स में भेजा जाता है जहाँ पे उनको प्रॉपरली ग्रूमिंग मिलेगा, वेयर दे विल बी ग्रूम्ड सो दैट वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके रिगार्डलेस ऑफ वो कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं और वो फीस पे करने के इकोनॉमिक स्टेटस में है या नहीं। अगर बच्चा ब्राइट है, अगर उसके फ्यूचर में पोटेंशियल दिख रहा है तो गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पे ये प्रोविजंस हैं जो SC ST के लिए बनाए गए हैं। अब स्टेट लेवल पे बात करते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है उसी तरीके से हम लोगों ने स्टेट लेवल पे भी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC ST का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार है, उसने जिम्मेदारी ली है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग हैं जो हमारे स्टेट में बिलोंग करते हैं हम उनका डेवलपमेंट करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज एजुकेशनल डेवलपमेंट हम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्टेट लेवल गवर्नमेंट ने ली है। उसके अलावा आर्टिकल 16 ये कहता है दैट जब ये लोग जॉब्स अप्लाई करने जाएंगे, जब ये लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एंट्री लेंगे तो इन लोगों को स्पेसिफिक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली सीट्स अलग से रखी जाएंगी सो दैट इन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इतने सालों तक जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उनको अभी ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 बताता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंटमेंट्स की, तो जो बाकी नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो रिजर्वेशंस होती है, जो क्राइटेरिया होता है, उनके कंपैरिजन में इन लोगों का क्राइटेरिया काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। इन लोगों को एज लिमिट ज़्यादा मिलती है, इन लोगों की फ़ीस होती है जो वो कम होती है, इन लोगों के क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स थोड़े से कम होते हैं। द बेसिक लॉजिक इज़ क्योंकि इन लोगों का डेवलपमेंट हमसे लेट शुरू हुआ है, वी नीड टू गिव देम अ हेड स्टार्ट ताकि वो हमसे इक्वल आ सके, हमसे कम्पीट कर सके, राइट। दैट्स द आइडिया फॉर स्टेट लेवल लेजिस्लेशंस और स्टेट लेवल प्रोविजंस जो SC ST के लिए बनाए गए हैं। लास्टली, विलेज लेवल पे भी अगर हम लोग देखने जाएं तो ग्राम पंचायत या म्यूनसिपैलिटी जो एक विलेज लेवल पे सारी चीज़ें संभालता है, वहाँ पे भी सीट्स रिजर्व करनी पड़ती है फॉर SC and ST ताकि उन लोगों की आवाज़, उन लोगों के जो लोग हैं
उनकी ज़रूरतों के बारे में भी कोई ना कोई सोचे, कोई डिसीजंस ले। आई होप ये जो बाइफर्केशन मैंने किया उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे मेरे एंड से समझाने वाली चीज़ें कम थी, रट्टा मारने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, बट आई होप ये लॉजिकल सीक्वेंस आपके दिमाग में अच्छे से सेट होगा। अब लास्ट में एक 1 मार्कर क्वेश्चन की तरह आपको आ सकता है एज एन MCQ। इसका इस प्रोविज़न से कुछ रिलेशन नहीं है, बट ये आपको एज एन MCQ डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अब हमारे कंट्री के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल क्या करता है, जो लोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस या इन लोगों के हित के लिए लड़ते हैं, जो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को यू में से फैसिलिटेट किया जाता है। सॉरी, फैसिलिटेट नहीं, फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब क्या, उन लोगों को रिकग्निशन देना, उन लोगों को एक्नॉलेज करना कि थैंक यू, आपने अपने एंड से इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई। जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनता उनकी आवाज़ आप बने, उसके लिए आपको धन्यवाद, आपको थैंक यू। तो ये आपको एज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग कि भाई अभी तक तो जो प्रोविजंस पढ़े थे ना वो SC/ST के लिए कंबाइंड थे। अब कुछ प्रोविजंस है जो स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली शेड्यूल कास्ट के लिए है, और कुछ प्रोविजन जो ओनली एंड ओनली शेड्यूल ट्राइब के लिए है। अब शेड्यूल कास्ट के लिए 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 17 जो बोलता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछात की जो चीज़ है कि इस इंसान को छू नहीं सकते, ये अनटचेबिलिटी इन एनी गिवन फॉर्म, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी जो है इसको हमें इरेडिकेट कर देना है, हटा देना है सिस्टम में से। और अगर कोई इस अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है, कोई अनटचेबिलिटी का पालन करता है, तो इसको एक लीगली पनिशेबल क्राइम माना जाएगा और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। दैट इज आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी एंड इट हैज़ illegalized untouchability as a practice in our country. Article 25 on the other hand is saying that एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होता है ना गाइस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू बी ओपन फॉर ऑल। वहाँ पे हर कोई इंसान जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 स्पेसिफिक लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जो नए लॉज हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे लॉज क्रिएट करने का परमिशन देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विल बी ओपन फॉर एक्सेस टू ऑल हिंदूज। कि अगर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे हर प्रकार के हिंदू का जाना अलाउड है, रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू टेम्पल में जा सकते हो, आपकी कास्ट देख के आपको परमिशन मना नहीं किया जा सकता। जस्ट बिकॉज आप दलित हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेम्पल एंटर नहीं कर सकते, ऐसा आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। जहाँ पे हिंदू का जो डेफिनेशन है उसके अंदर सिख, जैन एज वेल एज बुद्धिस्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो दैट वाज आर्टिकल नंबर 25 फॉर यू। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19 सबसेक्शन 5। अब ये आर्टिकल 19(5) जो है ये क्या बोलता है, दैट हमारे कंट्री के अंदर हर एक इंसान के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो है। वो कोई भी इंसान कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी यू में से रिसोर्सेज प्रोक्योर कर सकता है, अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का अथॉरिटी है। कब कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट को लगता है दैट ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने से कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब को हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि जो ट्राइब्स होती है उनका जो कल्चर होता है ना वो बहुत रिच होता है, और वो एक इलाके में से अगर उनको हटा दिया जाए तो उस ट्राइब को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस जगह पे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ज़मीन खरीदना बेचना बंद करवा सकते हैं गवर्नमेंट। वहाँ पे किसी भी तरीके का बिजनेस एक्टिविटी या ट्रेड बंद करवा सकती है गवर्नमेंट। और ये सब इसी इंटेंशन से किया जा रहा है कि कोई भी ट्राइब को अननेसेसरीली एक्सप्लॉइट ना करे, राइट। तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये अथॉरिटी छीन रही है ताकि किसी और को हम लोग प्रोटेक्शन जो है वो दे सके। सो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो अलग अलग स्पेसिफिक प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, अगले वीडियो में टेररिज्म वाला जो छोटा सा पोर्शन है वो फिनिश करके हम लोग ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और देखते रहो चैनल। दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू।